हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीबीएस बाबा फिजिक्स। हम अपने सिक्स्थ मॉड्यूल में हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पेपर 1 2021। सो आप क्वेश्चन 6 में आप देखेंगे कि इट हैज थ्री क्वेश्चंस एक्चुअली, ए बी और सी। इस 20 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड अगेन मतलब 20 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 6A। इसमें रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात की गई है। रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ तो इसका डेरिवेशन करके सारा फॉर्मूला पहले मैं सॉल्व कर देता हूं, देन आई विल डिस्कस द कि उस फॉर्मूला पे कैसे आते हैं। यहाँ पे EX फॉर एग्जांपल, अगर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो करते थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन रिलेटिविटी, जैसे x डैश इज इक्वल टू अल्फा x माइनस vt होता है, t डैश इज इक्वल टू अल्फा t माइनस v बाई सी स्क्वायर x डैश x होता है। यहाँ पे जो करते थे उसी का यूज करते तो ई डैश और ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालते तो ई डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये मान लीजिए एस फ्रेम है और ये जो एस डैश फ्रेम है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई एक्स का डायरेक्शन जो पैरेलल टू द इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो उसमें चेंज नहीं होगा। ई एक्स डैश इज इक्वल टू ई एक्स, मतलब ई एक्स इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी एक्स के डायरेक्शन में, तो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये वैसे लिया जा रहा है। ई एक्स और ई वाई इज इक्वल टू होगा अल्फा ई वाई माइनस ऑफ वी बी जेड। ई ये ई डैश है, ई वाई डैश, ओके। और ई जेड डैश इज इक्वल टू अल्फा ई जेड प्लस वी बी वाई। उसी तरह हम अगर b का लिखें, बी एक्स डैश इज इक्वल टू बी एक्स हो जाएगा, बी वाई डैश इज इक्वल टू अल्फा बी वाई प्लस वी बाई सी स्क्वायर ई जेड एंड बी जेड डैश इज इक्वल टू अल्फा बी जेड माइनस ऑफ वी बाई सी स्क्वायर ई वाई। ये फॉर्मूला है जो डेरिवेशन की इसके थ्रू आप डायरेक्टली पुट करके बना सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है एन इनर्शियल फ्रेम एस जिसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दे दिया है, इनर्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड ए मीटर इनवर्स एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ई डैश एंड बी डैश इन इनर्शियल फ्रेम एस डैश। ठीक है, ये हमें निकालना है। और क्वेश्चन में दिया है मूविंग विथ रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द फ्रेम एट एन एंगल 45 डिग्री पे हमारे टू द वेक्टर, मतलब कि जो फ्रेम है वो 45 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड से बना के ये फ्रेम मूव कर रहा है। डन। तो हम अपना फ्रेम को रोटेट कर लेते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, या ये फ्रेम रखिए आप, ये एस डैश है तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो बस अब इसका दो कंपोनेंट ले लेंगे। एक्स मतलब ये कॉस थीटा ले लीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री है तो इसके हिसाब से वी विल कैलकुलेट। तो अगर आप देखेंगे तो ई एक्स जो है इनिशियल फ्रेम में, ई एक्स जो एक्स मैं एस फ्रेम में लिख रहा हूँ, ई एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ई बाई रूट टू हो जाएगा। एक्स वाई जेड लिख रहे हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, तो ई एक्स ई बाई टू रूट टू, ई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई रूट टू हो जाएगा। एंड ई जेड वुड बी व्हाट, ई जेड इज इक्वल टू आपका कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ई जेड इज इक्वल टू 0, राइट, इनिशियल एस फ्रेम में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ई डैश, ई एक्स डैश। तो ई एक्स डैश इज इक्वल टू व्हाट, ई एक्स डैश इज इक्वल टू ई एक्स, तो ई बाई रूट टू ई वाई डैश। ई वाई डैश ऊपर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो क्या है, अल्फा इंटू ई वाई माइनस ऑफ बी वी जेड। तो आप देखिए इनिशियली बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू बी जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई वाई भी आपका क्या है, ई बाई रूट टू माइनस ऑफ 0, करेक्ट। अल्फा इज इक्वल टू आप क्या कैलकुलेट कर देंगे, ये अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस v square by c square, then it is given it's moving at a speed of 0.6 times the velocity of light. So 0.6 तो उसका स्क्वायर 0.36 स्क्वायर c स्क्वायर, तो 1 by 0.8, ठीक है। So ey dash is will be 1 by 0.8 into e by root 2, ठीक है।
ई का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलरेडी दे रखा है 8, ठीक है। तो आप यहाँ से पुट कर दीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ई एक्स, हमने ई एक्स डैश निकाल लिया, ई वाई डैश निकाल लिया, अब ई जेड डैश निकालना है। ई जेड डैश इज इक्वल टू अल्फा ई जेड प्लस बी वी वाई। तो आप देखिए ई जेड भी 0 है, बी वाई भी 0 है, तो ई जेड डैश कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बी एक्स डैश बी एक्स डैश कंपोनेंट हम देखते हैं, बी एक्स डैश इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू 0, बी वाई डैश इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इंटू बी वाई प्लस वी बाई सी स्क्वायर इजेड। इजेड भी आपका 0 है, ये भी आपका 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। पर बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना दिखेगा कि आपको अल्फा बी जेड माइनस ऑफ वी वाई सी स्क्वायर ई वाई, अगर आप देखें तो बी मैग्नेटिक फील्ड तो था ही नहीं, फिर भी बी जेड डैश दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है, बी जेड तो 0 हो जाएगा। पर वी बाई सी स्क्वायर ई वाई की वैल्यू हम लोग देखेंगे, ई वाई की वैल्यू ई बाई रूट टू, देन ई बाई रूट टू। तो हमें देख रहा है कि बी जेड जो है, बी डैश जेड मतलब कि जो दूसरे फ्रेम पे बी डैश जेड एग्जिस्ट करता है, जबकि स्टेशनरी जो नॉन मूविंग फ्रेम था अपना इनर्शियल फ्रेम, उसमें बी जेड कंपोनेंट मतलब बी था ही नहीं। तो इसका मतलब यही है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे चेंज हो सकती हैं चीजें और भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये आप कैलकुलेट कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर देता हूं जस्ट फॉर द फील। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इज व्हाट, एफ म्यू न्यू इज इक्वल टू डी ए न्यू बाई डी एक्स न्यू बाई डी ए म्यू बाई डी एक्स न्यू। ये वेक्टर पोटेंशियल है, ये अगर ये सिस्टम एस में है तो एफ डैश म्यू डैश इज इक्वल टू डी, सब में डैश लगा दीजिएगा दूसरे फ्रेम में, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे फ्रेम में एक्चुअली इसी से डेरिवेशन होता है। तो आप थोड़ा पेरिफेरल बात लिख सकते हैं कि ये आया कैसे, ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन, तो ये एस डैश है। नाउ वी नो कि एफ जो है, एफ का वैल्यू जो है F1 F2, आप अगर मैट्रिक्स बनाते हैं, दिस एफ मैट्रिक्स विल बी लाइक ये बी जेड कॉम्पोनेंट माइनस बी वाई, दिस इज आई ई एक्स बाई सी, दिस इज आई ई वाई बाई सी, दिस इज आई ई जेड बाई सी, दिस इज 0 और अगेन माइनस, क्योंकि एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा, यहाँ 0, इसको इस लाइन को ऐसे लिख दीजिए आप एंटीसिमेट्रिक में माइनस करके, माइनस बी जेड बी वाई आई ई एक्स बाई सी और माइनस बी एक्स 0 और आई ई वाई बाई सी आई ई एक्स बाई सी। ऐसे आपका देखें तो क्वेश्चन ऊपर ही बन चुका है, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पेरिफेरल थिंग्स कि हाउ इट इज डिराइव। और अल्फा म्यू न्यू फॉर एग्जांपल एक्स डैश दूसरे फ्रेम में निकालते हैं तो एक्स म्यू इज इक्वल टू अल्फा म्यू न्यू एक्स म्यू करते हैं, एक्स न्यू करते हैं, तो इससे डिराइव हो जाता है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ डैश म्यू न्यू इज इक्वल टू अल्फा म्यू अल्फा अल्फा न्यू सिग्मा प्लस एफ दिस, और इसके बाद सारा कैलकुलेशन करने के बाद सेम चीज जो हमने रिजल्ट ऊपर लिखा है सेम रिजल्ट आता है। तो आप कर सकते हैं, इफ यू वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस आई विल बी डूइंग दैट, तो आप लेट अस नो फॉर दैट। अगर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6B, क्वेश्चन नंबर 6B जो कह रहा है इट्स अ सर्किट गिवन, एक सर्किट दिया हुआ है, एक मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं अलग से लिख दे रहा हूँ R, और ये R0 है और यहाँ पे एक स्विच लगा है, और यहाँ एक बैटरी जॉइंट है। नाउ इट इज टेलिंग वैल्यू दे रखा है L इज इक्वल टू 2 माइक्रो हेनरी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एम्पियर, R0 इज इक्वल टू 1 ओम, और EMF बैटरी का जो है 3.0 वोल्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, कब हीट जनरेट करना, अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द कॉइल मतलब ये इन द कॉइल आफ्टर स्विच, ये जो स्विच है इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। जब स्विच डिस्कनेक्टेड है तो मान के चल रहे हैं कि एक स्टेबल कंडीशन बन चुका है, उसके बाद स्विच डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उस समय जो इंडक्टर होगा वो आपका एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। तो आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे करंट निकालने के लिए, 1/R प्लस 1/R0, सिंपल दोनों दे रखा है, तो आर इक्विवेलेंट विल बी कमिंग आपका
R equivalent will be 2/3 ओम, R equivalent 2/3 ओम आ जाएगा। फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, सो I1 सपोज दिस वन, यहां से अगर देख लेते हैं ये यहाँ पॉजिटिव टर्म है तो ऐसे I इसको मान लेते हैं, this will be I1, this will be I2, so I1 will be coming, I1 आपका आ जाएगा, I1 is I/3 और I जो आपका आएगा वो 4.5 एम्पियर आएगा। सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर करके निकाल लीजिए, I इज इक्वल टू 4.5, मैं आपको वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। I1 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई। अब कह रहा है कि जो है हीट कितना कॉइल जो है रिलीज करेगा, जनरेट कर, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल कितना होगा, हाफ LI स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ LI स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं 9 माइक्रो जूल, ठीक है। सो ये जो आपका हीट है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, कि जितना रेजिस्टेंस है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H स्क्वायर I स्क्वायर RT, तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट रिलीज। तो आप देखिए ये जो कॉइल है, जो इसमें एनर्जी स्टोर था हाफ LI स्क्वायर, अब यहाँ पे जब बैटरी हटा दिया गया, when the battery is removed, तो total energy stored is equal to half LI square. Now this energy will be dissipated by this and this, और ये तो कॉइल का ही रेसिस्टेंस है, तो जो R से जो हीट डिसिपेट होगा वही कॉइल के थ्रू डिसिपेट होगा, तो जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस उसका ज्यादा हीट प्रोपोर्शनल होगा। तो आप 9 को डिवाइड कर दीजिए, 9/3 इंटू 1, क्योंकि 3 इसका रेसिस्टेंस 2 है और इसका 1 है, तो वील डिवाइड 9/3 इंटू 1, सो 3 माइक्रो जूल हीट रिलीज होगा। नाउ ये क्वेश्चन वील मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो लेट अस नो, विल एड्रेस डाउट। क्वेश्चन 3 जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है। आइसोथर्मल ऑफ अ परफेक्ट गैस, आप लिख सकते हैं परफेक्ट गैस में क्या होता है, बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को जो है नेग्लिजिबल जीरो मानते हैं, पॉइंट मार्क्स, ये सब आप एक दो लाइन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे खास 20 मार्क्स का आइसोथर्मल प्रोसेस, 4 थर्मल प्रोसेस के बारे में पूछा। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब इंटरनल एनर्जी बस टाइम पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, अगर ये चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। सो पहला इक्वेशन du प्लस p dv, देन dw निकालना है, एक्चुअली वर्क डन निकालना है, ऑब्टेन द वर्क डन ड्यूरिंग वर्क प्रोसेस, p dv, तो इंटीग्रेट कर देंगे, dw इज इक्वल टू pv इज इक्वल टू RT, देन p इज इक्वल टू RT बाई dv बाई v, इंटीग्रेट कर दीजिए RT ln v2 बाई v1। ये अब आइसोथर्मल है, आप ग्राफ भी बनाते चलिए pv का ताकि सही रहे। नाउ इट्स आइडियाबैटिक पूछ रहा है, तो आइडियाबैटिक करने से pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv, वही बात है, वहां पे हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, तो dw ऐसे भी pdv होगा, और p को आप रिप्लेस करेंगे k बाई v गामा dv, सो k v माइनस गामा dv, और इंटीग्रेट कर देंगे w इज इक्वल टू k बाई माइनस गामा प्लस 1 v पावर माइनस गामा प्लस 1 v1 से v2, सो इसको सॉल्व करेंगे तो r बाई 1 माइनस गामा t2 माइनस t1, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको r गामा माइनस 1 t1 माइनस t2। वर्क डन ऐसे एक होता है ना, ऐसे देखते हैं कि टायर बर्स्ट कर गया तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर कूल डाउन होता है, तो t2 कम होगा, गामा जो है आपका cp बाई cv होता है, cp बाई cv, तो इससे मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होता है। और थर्ड आइसोबारिक, आइसोबारिक है इसका मतलब dv इज इक्वल टू, सॉरी आइसोबारिक है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो p dv देन p v2 माइनस v1, आइसोकोरिक में आपको dv इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन भी 0, ठीक है। सो दिस इज इट, ये क्वेश्चन नंबर ABC था। विल मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 7 इन नेक्स्ट मॉड्यूल। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपको लगता है कि थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पार्ट जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, यू नीड इलैबोरेशन, तो लेट अस नो, विल डू इट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।